आज अक्टूबर का लास्ट डेट है, 31 अक्टूबर है और यही महीना था, लेकिन 5 साल पहले की बात है, 2017। मलेशिया में एक बिल्डिंग से एक लेडी गिर जाती है। अब ये पता नहीं चला कि वो एक्सीडेंटल गिरी या उसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन वो तीसरी मंजिल से एक लेडी नीचे गिरती है, वो घायल हो जाती है। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ उसकी मौत हो जाती है। अब मौत के बाद पुलिस तफ्तीश करती है कि ये लेडी कौन है, लेकिन इसको कोई शिनाख्त नहीं होती, कोई उसे पहचानता नहीं है। काफ़ी कोशिश के बाद पता चला कि इस महिला का ताल्लुक केरल से है, इंडियन स्टेट। अब इसके बाद बॉडी को जो है वो मोर्चरी में रख दिया गया, मुर्दाघर में। करीब 4 महीने तक मुर्दाघर में ये बॉडी पड़ी रही। 4 महीने तक कोई इस लाश की शिनाख्त नहीं हुई। इसी दौरान जब पता चला कि केरल की है, तो वहाँ पे मलेशिया में बहुत सारे लोग केरल के रहते हैं, उन लोगों ने इस बारे में जानकारी दी और कुछ केरल में एक ऐड अखबारों में दिया यहाँ इंडिया में कि यहाँ एक लेडी है जिसकी ऐसे मौत हो गई, उसकी शिनाख्त नहीं हो रही, कोई देखे। तो 4 महीने के बाद उस ऐड को देखकर केरल के अखबारों में एक महिला सामने आती है और कहती है कि ये हमारी जानने वाली है। लेकिन इन 4 महीनों में कहानी ये होती है कि जब उस लेडी की तस्वीर सामने आती है और फोटो कि इसकी मौत हो गई है, और ये विज्ञापन जब आता है मलेशिया की तरफ से, तो उसी दौरान में एक करीब 20-21 साल पुरानी एक वारदात और एक चेहरा लोगों को याद आ जाता है। ये चेहरा था डॉक्टर ओमाना का। एक ऐसी लेडी, एक ऐसी डॉक्टर जिसके ऊपर एक ब्रूटल किलिंग, एक कत्ल का मामला था, और उस वक्त उसने जिस तरीके से वो कत्ल किया था वो पूरे देश में सुर्खियाँ थी, और वो भागी हुई थी। इंटरपोल में जो जितनी फीमेल अगर हम कहें कि क्रिमिनल है, उनमें टॉप लिस्ट में उसका नाम था इंडिया की तरफ से। तो अचानक इस महिला की मौत होती है बिल्डिंग से गिरकर। तस्वीर यहाँ केरल में देखी जाती है और फिर लोग कहते हैं कि ये वही है, डॉक्टर ओमाना एडाडान। डॉक्टर ओमाना ही नाम था उसका। तब ये हुआ कि वही है। अब फ़ौरन केरल पुलिस भी हरकत में आती, क्योंकि 21 साल से उसकी तलाश है, और यहाँ मलेशिया से उसकी मौत की खबर आ रही है। अब पुलिस सारी चीज़ें यहाँ फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू कांटेक्ट करती है कि पता करती कि जो हमारी वांटेड है ये वही तो नहीं है। लेकिन इसी अखबार को देखकर केरल की एक लेडी सामने आती है और कहती है कि नहीं, ये मेरी सिस्टर की लाश है, और इसकी जो तस्वीर है हम लोग इसे जानते हैं, और ये जो मरने वाली है इसका नाम है मर्लिन रूबी। तो मर्लिन रूबी है ये, जो वहाँ पे काम करती थी एक स्टोर में, और ये उसकी लाश है। इसके बाद डीएनए टेस्ट होता है और मर्लिन रूबी की सिस्टर बाकी लोगों के टेस्ट सैंपल से टेस्ट मिल जाता है, तो ये साफ़ हो जाता है कि वो डॉक्टर ओमाना नहीं है, बल्कि ये मर्लिन रूबी है, कोई और लेडी है। फिर उसकी बॉडी को परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। वो बॉडी केरल लाते हैं और उसको केरल में लाकर दफना देते हैं। तो इस खुलासे के बाद डॉक्टर ओमाना को लेकर जो खबर उड़ी वो अब दब गई कि नहीं, डॉक्टर ओमाना अब भी फरार है। और यहीं से डॉक्टर ओमाना की कहानी एक बार फिर जिंदा हो गई 21 साल बाद। अब सवाल ये, डॉक्टर ओमाना कौन है, क्यों उसकी कहानी है केरल की सबसे मोस्ट वांटेड लेडी क्रिमिनल क्यों उसे कहा जाता है। एक दौर में जब आज से करीब 20-22 बल्कि 25 साल पहले उसने ऐसा क्या कत्ल किया जो देश भर में सुर्खियां थी। तो डॉक्टर ओमाना एडाडान केरल की रहने वाली एक बहुत ही अच्छे परिवार की। इसके भाई बहुत ही अच्छे पोजीशन पे वहाँ पर, खुद ये पढ़ने में ब्रिलियंट, और इसीलिए इसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। ये आई स्पेशलिस्ट के तौर पर इसने अपना सब्जेक्ट चुना, डॉक्टर बनी। फिर इसके बाद एक और डॉक्टर जो बच्चों के डॉक्टर थे, डॉक्टर राधा कृष्णन, उनसे डॉक्टर ओमाना की शादी हो गई। दोनों खुशहाल, धीरे धीरे 2 बच्चे हुए, ठीक ठाक फैमिली चल रही थी, और ये सब वहीं केरल में रहा करते थे। लेकिन इसी दौरान केरल के पास एक जगह है, वहाँ पे पय्यानूर, वहीं पे ये रहा करते थे। दोनों का अपना क्लिनिक ठीक चल रहा था, फाइनेंशियली भी सब कुछ ठीक था, बच्चे 2 हो चुके थे। इसी दौरान में हुआ यूँ कि अब इनको अपने घर का रेनोवेशन कराना था, और उन्होंने कहा कि चलो हम लोग रेनोवेशन कराते हैं। अब घर में काम के लिए थोड़ा सा नए डिज़ाइन की तरह बनाना था, तो उन्होंने एक आर्किटेक्ट को पकड़ा। उस आर्किटेक्ट का नाम था मुरलीधरन। मुरलीधरन आता है, डिज़ाइन बताता है, दिखाता है, पसंद आ जाता है, और यहीं से अब एक नई कहानी करवट लेती है। डॉक्टर ओमाना और मुरलीधरन के बीच में अब धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार हो जाता है,
और फिर दोनों के रिश्ते बन जाते हैं। थोड़े वक्त तक किसी को पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे रिश्ते ज़्यादा दिन छुपते नहीं हैं। कुछ वक्त के बाद अब लोग बातें करने लगते हैं कि मुरलीधरन और डॉक्टर ओमाना अक्सर साथ देखे जाते हैं। जब घर में कोई नहीं होता तब भी मुरलीधरन आता, घर के काम ख़त्म हो गए फिर भी आता। तब इनके रिश्ते की बात धीरे धीरे आम हो गई। अब ये बात डॉक्टर राधा कृष्णन तक पहुंची। राधा कृष्णन ने कहा, समझाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ओमाना नहीं मानी। वो मुरलीधरन के प्यार में पागल थी। इसी दौरान अब बात इतनी आगे तक बढ़ गई कि डिवोर्स तक आ गई। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा कि हम लोगों की समाज में, इलाके में, मोहल्ले में इज्जत है और ये बातें जो सुनते हैं अच्छा नहीं लगता, 2 बच्चों की माँ हो। लेकिन ओमाना ने माना नहीं और आखिरकार डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी बीवी ओमाना को तलाक दे दिया और दोनों बच्चों को अपने साथ रख लिया। अब ओमाना एक तरह से आज़ाद मुरलीधरन से खुलकर मिलने लगी, लेकिन धीरे धीरे अब उसे भी लगा कि लोग उस नज़र से देख नहीं रहे हैं। क्लिनिक तक उसके अफेयर की बात थी तो लोग, पेशेंट भी अब नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसे अच्छी औरत नहीं मान रहे। उसे लगा कि लोगों ने मुंह फेर लिया, अब यहाँ रहना बेकार है। अब वो मुरलीधरन से कह रही मुझसे शादी कर लो। मुरलीधरन ऑलरेडी शादीशुदा और उसके भी 2 बच्चे। अब वो उसके साथ टाइम तो पास कर रहा था कैजुअल, लेकिन शादी वादी उसने नहीं सोची थी। तो उसे लगा कि अब क्या करें। फिर उसने कहा चलो थोड़ा कहीं ध्यान हटाते हैं। डॉक्टर ओमाना ने कहा कि अब केरल छोड़ देते हैं और वो पहुंच गई मलेशिया। मलेशिया में उसने एक जाकर अपनी नौकरी शुरू कर दी, एक क्लिनिक में छोटे से रहने लगी। इस दौरान में अब मुरलीधरन से अभी दोनों कांटेक्ट में थे। मुरलीधरन अब डॉक्टर ओमाना से पैसे वैसे मांगा करता था, वो उसे दे भी देती थी, लेकिन अभी आदत पड़ गई, उसे बड़ा बुरा लगता था। अब फिर उसने कहा कि तुम एक काम करो, तुम मलेशिया तुम भी आ जाओ, हम लोग शादी करके अच्छी ज़िंदगी यहाँ बिताएंगे। मुरलीधरन ने कहा ठीक है, पर उसने कहा कि देखो मलेशिया में तुम आना तो एक काम करते हैं, फिर हम दोनों पति पत्नी के तौर पर रहेंगे यहाँ, तब उसके लिए जाहिर सी बात है नाम वाम चेंज करना पड़ेगा। तब उसने अपना नाम चेंज कर लिया और उसने कहा कि अब हम एक मुस्लिम हस्बैंड वाइफ के तौर पर रहेंगे। तो ओमाना फिर उस वक्त इंडिया आई। इंडिया आने के बाद उसने अपने एक जानकार के ज़रिए अपना नाम बदला, अमीना बिंदे अराबुद्दुल्ला कर दिया उसने अपना नाम, और साथ ही मुरलीधरन को भी एक नया मुस्लिम नाम दे दिया। दोनों के कागजात बने, पासपोर्ट बने और इसी फर्जी नाम पे, मुस्लिम नाम पे दोनों अब मलेशिया पहुंच गए। मलेशिया जाने के बाद अब दोनों हस्बैंड वाइफ के तौर पर रह रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन मुरलीधरन की नीयत कुछ और थी, उसकी नज़र ओमाना के पैसों पर थी, वो पैसे मांगता, बार बार ये सारी चीज़ें। फिर दोनों में झगड़ा हुआ। मुरलीधरन ने कहा कि अब मुझे यहाँ रहना नहीं, मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ। वो इंडिया आ गया। अब इंडिया आने के बाद उसने ओमाना को ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसने कहा कि तुम मुझे पैसे दो, अगर नहीं दोगी तो मैं बता दूंगा वहाँ मलेशियन पुलिस को कि तुम वहाँ फेक नाम, फर्जी नाम से ठहरी हुई तुम हो डॉक्टर ओमाना, लेकिन वहाँ पे जो तुमने पासपोर्ट और बाकी चीज़ें बनाई वो अमीना के नाम पर बनाई है, तो फिर तुम जेल चली जाओगी। यही जब ब्लैकमेल उसने किया, डॉक्टर ओमाना ने पहली बार ये तय किया कि मुरलीधरन को वो अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल देगी, न सिर्फ अपनी ज़िंदगी से बल्कि खुद उसकी ज़िंदगी से भी। और इसी के बाद वो एक ऐसी साजिश रचती है जो केरल में आज भी लोग याद करके उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद 1996 में एक हफ्ते की छुट्टी लेती है डॉक्टर ओमाना और मलेशिया से केरल आती है। 7 जुलाई को वो मलेशिया से केरल के लिए प्लेन पकड़ती है। 14 जुलाई को उसको वापस जाना है। 7 जुलाई को वो उतरती है और उसके बाद वो तिरुवनंतपुरम में लैंड करती है। लैंड करने के बाद वो 1-2 वहाँ पे जाती है। पहले अपने भाई के घर जाती है, भाई के घर पे अपनी जेवर और बाकी चीज़ें रखती है, और फिर वहाँ से वो निकलती है कि उसे कहीं काम से जाना है। निकलने के बाद अब वो सबसे पहले ऊटी पहुँचती है। ऊटी में वो जाती है 1-2 जगह पे पहले, कुछ गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑफ सीज़न है और एक सिंगल महिला को हम लोग कमरा नहीं देंगे। तो वापस आती है वो ऊटी, और रेलवे रिटायरिंग रूम जो होता है, जो रेलवे स्टाफ और आमतौर पर बहुत सारे जो पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो उनके लिए रिटायरिंग रूम होता है, एक तरह से आप कहें कि एक कमरा होता है। उसमें आप एक चार्ज है नॉमिनल, वो देकर आप रुक सकते हैं। तो ये रेलवे रिटायरिंग रूम में जाकर एक रूम बुक करती है, रूम नंबर 4।
लेकिन अपने असली नाम से नहीं और उस फर्जी नाम से भी नहीं, एक नए नाम से। इस बार उसने अपना नया नाम रखा हेमा और दिखाया कि वो न्यू दिल्ली से आ रही है। अब दिल्ली से आ रही है तो उसको हिंदी भी बोलना है, तो वो अपना हिंदी में बात कर रही है। अब उसने रूम बुक किया और ये तारीख थी 1996, 7 जुलाई 1996। रूम बुक करने के बाद वो अपना ट्रॉली बैग रखती है, फिर वहाँ से निकल जाती है। अब वो बाहर जाती है, बाहर जाकर अब इधर उधर और रिजॉर्ट ढूंढती है। फिर ये मार्केट जाती है, मार्केट से 2 बड़े सूटकेस खरीदती है। 2 ट्रॉली बैग ऑलरेडी इसके पास है। सूटकेस खरीदने के बाद अब ये कुछ रिजॉर्ट में जाती है, तो आखिरकार में वहाँ पे एक रिजॉर्ट है IGGI ऊटी में ही, वहाँ पे 3 दिनों के लिए एक रूम बुक करती है। और रूम बुक करने के बाद वो जो अपना बैग इसने ख़रीदा नया वो रखती है। फिर इसके बाद अब वो टैक्सी लेती है और इसके बाद वहाँ से बाहर निकलती है और एक STD बूथ से मुरलीधरन को फ़ोन करती है और मुरलीधरन से कहती है कि मैं केरल आई हुई हूँ और इस वक्त कालीकट में हूँ और तुम मुझे मिलो आकर, तुम्हें जो पैसे चाहिए थे वो मैं लाई हूँ, पर किसी को बताना मत कि मैं आई हूँ और तुम मुझसे मिलने आ रहे हो। तो तुम्हारे को पैसे देने, मेरे पास पैसे हैं जो तुमने डिमांड की थी, और हो सके तो 1-2 दिन मेरे साथ भी गुजार लो तो मुझे खुशी होगी। मुरलीधरन खुश हो जाता है कि एक तो पैसे मिल रहे, फिर वो वहाँ डॉक्टर के साथ 1-2 दिन और रहने का मौका मिलेगा। तो वो पहुँचता है अगले दिन वो उसको लेकर IGGI रिजॉर्ट जाती है और ये दोनों उसी रिजॉर्ट में पूरी रात गुजारते हैं जो उसने 3 दिन के लिए बुक कर रखा था। अगली सुबह ये उस रिजॉर्ट से निकलते हैं और निकलने के बाद उस रिजॉर्ट में जो इसने बैग रखा था वो बैग लाकर रेलवे के रिटायरिंग रूम में रख देते हैं। इसके बाद फिर ये लोग बाहर निकलते हैं, एक अच्छे से होटल में जाते हैं जिसमें बार भी है और वहाँ खूब अच्छा खाना खाते हैं और मुरलीधरन को खूब ये ड्रिंक पिलाती है। मुरलीधरन एकदम खुश। सब कुछ करने के बाद अब शाम को ये रिटायरिंग रूम में लौटती है। अब शराब का नशा भी है, डॉक्टर साथ में है और डॉक्टर जिस मकसद से आई थी उसे भी काम पूरा करना था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब वो ड्रिंक करने के बाद रिटायरिंग रूम में आती है और फिर ये दोनों कमरे में अकेले हैं। इसी दौरान में डॉक्टर ओमाना मुरलीधरन से कहती है कि मैं मलेशिया से एक ख़ास मेडिसिन लाई हूँ जो सेक्स पावर को बढ़ाता है, उसको सिरिंज के ज़रिए दिया जाता है। मुरलीधरन खुश हो जाता है, कहता है आप मुझे दे दो डोज। अब ये बाकायदा है इंजेक्शन में वो दवा डालती है और उसको दे देती है। थोड़ी देर के बाद मुरलीधरन की आंखें बाहर, सांस गायब, मुरलीधरन की मौत हो गई। दरअसल वो वापस करूँगी और तब मैं चेकआउट कर जाऊँगी। तो मैनेजर उसे 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम देता है कि ठीक है आप 1 घंटे में कर दीजिए। अब ये सारी चीज़ें लेकर जो बैग में टैक्सी पे बैठती है और वापस IGGI रिजॉर्ट जाती है जहाँ 3 दिन के लिए उसने कमरे बुक कर रखे हैं, जहाँ पहली रात उसने गुजारी थी। वहाँ जाने के बाद वो चारों बैग को वापस कमरे में रखती है, वापस आती है, फिर रेलवे रिटायरिंग रूम चाबी देती है और फिर IGGI वापस जाती है। वो 1 घंटा उसने चाबी जो डिले किया नहीं देने के लिए, उसका मकसद ये था कि जब वो रूम चेकआउट करेगी तो हो सकता है क्लीनिंग और बाकी चीज़ों के लिए लोग रूम के अंदर जाएँ और कोई ऐसा सबूत या निशान मिल जाए जिससे वो पकड़ी जाए, तो कम से कम इतना टाइम हो कि वो वहाँ से निकल ले तब वो चाबी दे। तो अपने सारे सामान वामान तो इसने उठा लिए थे और उसके बाद इसने 1 घंटे का टाइम भी दिया ताकि कुछ स्मेल या बाकी चीज़ें ना हो, और फिर उसके बाद वापस आकर चाबी देती है। और चाबी देने के बाद ये फिर वापस उसी IGGI जो गेस्ट हाउस था वहाँ जाती है। वहाँ पे फिर वापस ये सारे बैग को अपने कमरे में ले जाती है। वहाँ जाके एक बार फिर कम्बोर्ड में डालकर फ्लैश चलाती है छोटे छोटे टुकड़ों को। शुरू में फिर जाता है लेकिन बाद में वहाँ पे चौक हो गया। अब उसे लगा कि यहाँ भी पकड़े जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या करें। तो इसके बाद अपना वो इरादा बदल देती है कि इन सारे बॉडी को यूँ कम्बोर्ड में डालकर फ्लैश करना आसान नहीं है, कुछ लाश के टुकड़े बड़े भी थे। तो इसीलिए अब कहती है कि यहाँ से निकलना चाहिए, अब कुछ और तरीका सोचना चाहिए। अब इसके बाद वो वहाँ से निकलती है और वहाँ से निकलने के बाद अब ये कोयम्बटूर की तरफ जाती है। अभी तक वो वहीं थी ऊटी में, कोयम्बटूर की तरफ जाती है, एक टैक्सी लेती है
और टैक्सी से इस बार वो गांधीपुरम मंगला इंटरनेशनल में एक बुक फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम बुक करती है। फिर उस रूम में जो बुक करती है, इस बार उसने नया नाम रखा था अपना मुमताज़। वहाँ रूम बुक होता है, एक लॉज था ये। इसके बाद वो फिर लॉज के अंदर जाती है सारे चारों बैग लेकर। 2 में ट्रॉली बैग है, सिर्फ कपड़े और वो है, 2 में है जिनमें लाशों के टुकड़े हैं। वहाँ ले जाने के बाद फिर पॉलीथीन बाहर निकालती है, फिर उसको कमोड में डालती है, फिर फ्लैश चलाती है। कुछ हिस्से जाते हैं, फिर कुछ चौक हो जाता है। अब उसे लगता है कि ये तीसरी बार हुआ है, क्या करें। अब इधर वक्त भी बीत रहा है क्योंकि कत्ल हुए भी अब 2-3 दिन हो गए हैं। तो बहुत सारे परफ्यूम निकालती है। अब परफ्यूम जो है वो सूटकेस के ऊपर डालती है, अंदर डालती है। फिर अब सोचती है कि बाकी लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। तभी उसे पता चलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस इलाके की रहने वाली भी थी, कि एक कुड़ई कनाल बहुत खूबसूरत जगह है। कुड़ई कनाल में एक सुसाइड पॉइंट है जिसको कॉकर्स वॉक कहते हैं। तो उसने कहा वह बहुत सारे लोग जाकर सुसाइड करते हैं, लोग मरते हैं, ऊपर घाटी है, नीचे कूद जाते हैं। तो उसे लगा ये बेस्ट है, अगर हम ये दोनों सूटकेस उसी सुसाइड पॉइंट से ले जाकर फेंक दें तो छुटकारा मिल जाएगा इस लाश से। फिर उसे लगता है यही सही है। अब इसके बाद ये वहाँ से कुड़ई कनाल के लिए निकलती है और कुड़ई कनाल पहुँचने के बाद फिर एक रूम बुक करती है एक लॉज में। इस बार इसने रूम बुक किया सारा फ्रॉम न्यू दिल्ली। वहाँ जाने के बाद अब ये सब कुछ रखती है। फिर इसके बाद अब आगे का उसको प्लान है उसी सुसाइड पॉइंट पे जाना। इसके बाद फिर वो एक टैक्सी करती है कोयम्बटूर से और निकल पड़ती है कुड़ई कनाल के लिए, जहाँ उसे जाना था कॉकर्स वॉक, सुसाइड पॉइंट। ये वहाँ पहुँच जाती है। अब वहाँ पहुँचने के बाद इसको 2 सूटकेस को ठिकाने लगाना है, खाई या पहाड़ी से फेंकना है। लेकिन वहाँ इत्तेफाक से ये हुआ कि उस दिन वीकेंड था और अच्छे खासे सैलानियों की भीड़ थी हर तरफ। तो उसे पैदल चलकर उस सूटकेस को वहाँ तक ले जाना जहाँ तक कोई उसे देख ना पाए, ये मुमकिन नहीं था, हर तरफ लोग थे। तो इसे लगा कि ये बड़ा मुश्किल है, लोगों की नज़रों में आ जाएंगे अगर सूटकेस फेंकते हुए किसी ने देख लिया। तो उसे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। अब वो वापस आती है और फिर टैक्सी में बैठती है और कहती है कि चलो, अब वो सोच रही कि आगे क्या करना है पता ही नहीं। अब इत्तेफाक से जब वो वापस टैक्सी में बैठती, टैक्सी पंक्चर हो जाता। पंक्चर होने के बाद अब उसे एक भाई टैक्सी वाला कहता मैं आपको दूसरी गाड़ी करवा देता हूँ, वहाँ पे उसके पंक्चर बनाने का कोई साधन था नहीं। तो उसको एक ओमनी वैन, वो वाला ड्राइवर जो है ओमनी वैन करवा देता है। ओमनी वैन से कहता है मैडम को आप ले जाओ, छोड़ दो। उस ओमनी वैन का ड्राइवर था जिसका नाम था राजा। अब ये गाड़ी रुकी, ओमनी वैन की डिक्की खुली, उसमें 4 बैग रखना है। कोई भी ड्राइवर हो, आमतौर पर अगर सामने एक महिला हो, सामान भारी हो, तो ड्राइवर हेल्प करता है उठाकर रखने में, और सामने वाला भी कहता है हेल्प कर दीजिए। लेकिन ड्राइवर राजा को बड़ा अजीब लगा जब उस गाड़ी से, पहली टैक्सी से, पंक्चर टैक्सी से इस ओमनी वैन में बैग रखने हैं। उसने डिक्की खोली भी है, तो दोनों सूटकेस जब वो आगे बढ़ा मदद करने के लिए तो मना कर दिया उसने कहा नहीं मैं खुद रखूँगी। और उसके बाद उसने खुद रखा, काफ़ी हेवी था, उठाने में मुश्किल भी हुआ, लेकिन उसने दोनों सूटकेस खुद रखा। फिर उसके बाद ट्रॉली रखी, उसके बाद बैठ गई। अब गाड़ी चल पड़ी। अब ये आगे जा रही है, लेकिन इत्तेफाक से अब तक 3 दिन हो चुके थे। अब लाश से बदबू आने लगी थी। परफ्यूम वर्फ्यूम वो डाल चुकी थी, उसके बावजूद गाड़ी का शीशा वीशा बंद था। अचानक गाड़ी के अंदर स्मेल ज़्यादा आने लगी। अब थोड़ी देर में राजा जो ड्राइवर था उसको बड़ा अजीब लगा। जब बर्दाश्त के बाहर हुआ, उसने शीशा खोला, फिर पूछा कि मैडम बैग में क्या है, बहुत बदबू आ रही है। और उसे कुछ डाउट भी हो रहा है। पहले उसने टाला, फिर कहा नहीं मैम कुछ है ऐसी चीज़ जिससे बदबू आ रही बहुत तेज़, अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या है। तो घबरा गई, उसने कहा कि हमारी तो पोल खुल जाएगी। फिर उसने एक तरीका अपनाया। उसने कहा कि इसको सच बोलकर इसको अपने साथ मिला लेते हैं। उसने कहा कि देखो इस दोनों बैग में एक इंसान की लाश है जिसका मैंने कत्ल किया है। इस लाश को ठिकाने लगाने आई थी, मौका मिला नहीं। अगर तुम इस काम में मेरी मदद करो मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगी। अब राजा को ये लगा जिस रास्ते से गुजर रहा है सुनसान रास्ता है, पहाड़ी है, और पीछे बैठी हुई एक लेडी कह रही है कि मैंने कत्ल किया है और 2 बैग में लाश है। तो उसे ये भी था कि अगर एक का कत्ल कर सकती है तो फिर इसका मतलब है खूंखार हो सकती है, उसे भी मार सकती है। उसने ऑफर ठुकराया तो पता नहीं क्या करेगी। अब वो डरा हुआ है, कहता मैम मैं गरीब हूँ, आप जो कहें बस मुझे पैसे दे दीजिएगा, मैं आपकी मदद करूँगी। वो खुश हो जाती है, कहती है ठीक है।
तो कहीं अच्छी जगह देख के जहाँ पे कोई ना हो तुम रोकना। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, अचानक गाड़ी रुकती है। इधर थकी हुई, 3 दिन से सोई नहीं, एक तो कत्ल, डर, दहशत, पकड़े जाने की फिक्र, इन तमाम उलझनों के बीच उसकी हल्की सी आंख लगी थी। अचानक गाड़ी रुकी, आंख खुली तो देखती क्या है कि गाड़ी एक पुलिस स्टेशन के सामने रुकी हुई है। टैक्सी ड्राइवर राजा ने गाड़ी ले जाकर पुलिस स्टेशन के सामने गाड़ी रोकी और एकदम झपट कर गाड़ी से उतरा और चीखता हुआ पुलिस के सामने कहा कि मेरी गाड़ी में एक लाश है। अब ये सुनते ही सारे पुलिस वाले हरकत में आए, गाड़ी को घेर लिया। उन्होंने देखा अंदर एक लेडी बैठी हुई है। उसने पूछा लाश कहाँ? उसने कहा कि पीछे डिक्की में 2 बैग है। अब पुलिस वाले ने, चूँकि ड्राइवर ने खुद देखा नहीं था, डिक्की खोली, दोनों बैग निकाले, उसमें पॉलीथिन थे और पॉलीथिन में कुछ पॉलीथिन खुलने के बाद एक पंजा दिखा, कुछ हाथ के हिस्से दिखे, उंगलियां दिखी। साफ हो गया कि ये इंसान की लाश के टुकड़े हैं। फौरन उस लेडी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद चूंकि सबूत के साथ किया गया था डॉक्टर ओमाना, और विटनेस भी था राजू ड्राइवर। अब उससे पूछताछ हुई, सामने बैग था, लाश थी। झूठ बोलने की कोई उम्मीद नहीं थी। शुरू में उसने घुमाया लेकिन फिर पकड़ी गई और आखिरकार उसने एक्सेप्ट कर लिया। मिलाए गए, मुरलीधरन की फैमिली को बुलाया गया, उसके पुराने रिकॉर्ड निकाले गए, साइंटिफिक तरीके से मैच किया गया, फिर पता चल गया कि ये मुरलीधरन की ही लाश है। इन सारी चीज़ों के बाद अब गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया, मुकदमा चलता रहा। 1996 की बात है ये, करीब 5 साल गुजर चुके थे। अब 2001 आ गया। 2001 में डॉक्टर ने बेल के लिए अप्लाई किया और उसने कहा कि अब चूँकि 5 साल हो गए हैं, सब चार्जशीट दाखिल हो गई, अब भागूंगी कहाँ। तो डॉक्टर ओमाना एराडन ने बेल के लिए एप्लीकेशन मूव किया। एक महिला थी, पहला जुर्म था, 5 साल हो चुके थे। अदालत ने उसे ज़मानत दे दी। वो ज़मानत पर बाहर आई और ऐसा बाहर आई कि आज 21 साल हो गए, उसका कुछ पता नहीं है। ज़मानत तोड़कर वो भाग गई। भागने के बाद वो कहाँ गई मालूम नहीं। पहले तो केरल पुलिस उधर ढूंढती रही। 2007 में उसकी फरारी के 6 साल के बाद फिर केरल पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, इंटरपोल को कांटेक्ट किया, उसकी डिटेल दी और बताया कि हमें वो वांटेड है और उसकी तलाश की जाए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 2007 में ही जो डॉक्टर ओमाना के दोनों बच्चे थे, पुलिस चूँकि उस फैमिली से भी नज़र रखी हुई थी कि 2 बच्चे हैं, कभी कांटेक्ट करेगी, तो उनमें से एक बच्चे ने पुलिस को बताया था कि करीब 7 साल के बाद उनके पास पहली बार फ़ोन आया था और वो फ़ोन मलेशिया से था और वो उसकी मम्मी थी और उसने बताया मैं मलेशिया में हूँ। इसके बाद कभी बात नहीं हुई। तो ढूंढती रही, इंटरपोल भी लगी रही, लेकिन डॉक्टर ओमाना एराडन का कोई सुराग नहीं मिला। इस वक्त तो कहते हैं कि उसकी उम्र करीब अराउंड 64-65 ईयर्स होगी। ओमाना की कहानी दोबारा जिंदा हुई 2017 में, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जब एक लेडी की मौत हुई और उसकी शक्ल बहुत हूबहू मिलती थी, उम्र में बड़ा फ़र्क था। जिस रूबी की लाश हुई और फिर कंफर्म हो गया साइंटिफिक उसके ज़रिए, डीएनए के ज़रिए, उसकी उम्र 38 ईयर्स थी। जबकि जब क्राइम हुआ और इस वक्त अगर दोनों को मिलाएं, पिछले 21 साल से तो भागी हुई है, तो उसकी करीब अराउंड 64-63 ईयर्स डॉक्टर ओमाना की उम्र होगी। तो एक उम्मीद थी कि शायद ओमाना की मौत हो गई और ये केस क्लोज हो गया। केरल पुलिस को भी लगा, लेकिन वो फर्जी निकला, वो लाश किसी और की थी। और ओमाना का केस आज भी एक अनसुलझा केस है। आज भी नहीं मालूम कि ओमाना कहाँ है, किस हाल में है, जिंदा भी है कि नहीं है। लेकिन तमाम केरल पुलिस की कोशिश, तमाम इंटरपोल की कोशिशों के बावजूद डॉक्टर ओमाना को पकड़ा नहीं जा सका है। तो ये थी कहानी केरल के उस क्राइम की जिस पे शायद कुछ फिल्में भी बनी और लोग याद करते हैं सिर्फ इसलिए कि कत्ल करने का जो तरीका था, जिस तरीके से वो सारी चीज़ें हुई 96 में, वो अपने आप में बेहद विभत्स था। और फिर इसलिए भी कि एक ऐसी कातिल जो बेल ज़मानत तोड़कर भागती है और पिछले 21 साल से हमारे देश के पूरे कानून को एक तरह से चकमा दिए हुए और कोई कानून के हाथ उस तक नहीं पहुंच पाए। तो ये थी केरल की इस क्रिमिनल डॉक्टर लेडी की कहानी।